हाँ जी, सॉरी मैं कुछ हूँ तो मैं आज और आज अरे। एक्चुअली क्या है, काफी स्टाफ की तबीयत में कुछ ज्यादा समस्याएं चल रही हैं स्वास्थ्य की। ओके। हम्म, मैं समझ सकता हूँ सर, है मौसम ऐसा ही है। जी जी, हाँ, तो मुझे पता लगा कि लखनऊ में ये चल ही रहा है। नहीं, अभी मेरे जो बेबी है उसको भी हाँ, थोड़ा हेल्थ इशू था। अच्छा अच्छा। वाइफ को भी अभी एक दो दिन पहले फीवर हुआ, पिताजी को भी। तो मैं समझ सकता हूँ है दिक्कत इस समय। हाँ, तो अभी हमारे स्टाफ को भी थोड़ा सा बहुत दिन से सफर कर रहे हैं, लेकिन अभी आज एकदम से ये हुआ कि सारी लगभग लगभग आधे से ज्यादा स्टाफ हाँ सफर कर रहे हाँ हाँ, हैं फीवर से और मैं समझ कोल्ड से। सकता हूँ। इट्स ओके। सो आप चलिए। जब बताएंगे तब मैं स्टार्ट करूँ। जी नहीं, आप अब आज आपको ही सर क्लास को लीड करना है, ठीक है, अपने ओके अकॉर्डिंग। ओके। हाँ, और एक सर इट्स एक चीज, ओके। जिस सर एक और आपको चीज इंकरेज करना है सभी को कि बताएं सर। लोगों को इनका जो कस्टमाइज प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है उसका हाँ हाँ, कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड कराना है। ठीक है। तो जब कभी आप क्लासेस ले तो सभी को इनकरेज करें कि ठीक है। हमको वो अपना बिजनेस मॉड्यूल बना के दें, जिससे कि ठीक और है। अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दें, जिससे कि हम अभी एक्सपर्ट्स के साथ मिलके बैठ करके भी हम लोग एक विजिट टू माई प्लान थी, लेकिन हाँ हाँ। दिल्ली में वो भी स्टार्टअप महाकुंभ होने वाला है और इधर जी बड़ा जी। लैपटॉप फेस्टिवल हो गया, नहीं तो हम लोग फर्स्ट वीक में जा रहे थे दिल्ली लेकर के लोगों को एट दिल्ली। ओके ओके। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इनको इनकरेज करें हर क्लास के अंत में कि जी अपना बिल्कुल। बिजनेस मॉडल हम लोगों से इंट्रोड्यूस करें, जिससे कि हम लोग एक सही सोल्यूशन बना के दे पाए सभी को। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं सर। मैं इसके लिए आज ही सबसे बात करूंगा। जी सर। मैं कोशिश करता हूँ कि आज मैं वाइंड अप थोड़ा सा 10 मिनट जी, पहले कर लूँ अपना जो भी है ठीक सर, टॉपिक। ठीक सर। तो ठीक। थोड़ा सा समय मिल जाएगा सभी को क्वेश्चन करने बिल्कुल। का भी और और बात करने का भी। बिल्कुल, और आपने आईटी कानपुर में काम किया है, देखा है हम लोग क्या करते थे हम लोग वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर। तो बस उस तरह की चीजें हैं कि हम लोगों को सिर्फ बुकिस ना निकाल के, क्योंकि सभी लोग हमारे लर्नड लोग हैं और ऑलरेडी हाँ एमबीबीज हैं, तो बिल्कुल। सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी और जिसको हाँ फेस कर रहे हैं। तो उसी मॉडल सही को बात है। हम लोग और एक्सपेंड तरीके से यहाँ पर इम्प्लाय करना चाहते हैं कि हम लोग उनके प्रॉब्लम्स को निकाल करके उनके सामने रखें और हाँ जिसको इन फ्यूचर में हम लोग उसको उसी बेसिस पे पढ़ाई भी कराएं। तो बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल, ऑप्शन वो हमारे लिए। सही है। सही ठीक है। रहेगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जब रहेंगी ना सर। सो यस सर। थोड़ा सा दूसरे लोगों को भी उससे सीखने को मिलेगा कि भाई सेम जी। प्रॉब्लम सबको तो हो सकता है ना आए। किसी हम्म, को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी तो किसी को दूसरे तरह की। तो जब जी सबकी प्रॉब्लम एक प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे तो सभी को एक साथ सीखने को जी। मिलेगा। एक एक पर्सन का प्रॉब्लम होगा लेकिन सीखने को सभी को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर मैं देवेश को देख पा रहा हूँ, देवेश से मेरी बात हुई है, देवेश राज मिलो बॉक्स से मेरी काफी डिटेल बात जी हुई है, कुछ अभी ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो जी जी। मुझे कुछ लोग याद हैं, और अभी हम्म। कुछ थोड़ा सा ऑडिट वगैरह चल रहा था हम लोगों के प्रोग्राम का, तो मैं बहुत इंटरेक्ट नहीं कर पाया ये एससीएम वाले बैच में। अच्छा। लेकिन जरूर से एक आपका जो बूट कैंप है बहुत ही नियर है। अ, जी। मैं टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ, आई थिंक 9 तारीख, 9 अप्रैल को हम आप लोगों को फिर से बुला सकते हैं अच्छा। आईटी में। तो उस टाइम बिल्कुल। वो बात कर सकते हैं। तो जैसे देवेश का अपना स्टार्टअप है, देवेश जी का, और ही जी डिस्कस विद मी, और बहुत कुछ डिटेल डिस्कशन हुआ है हमारा उनके साथ में। बहुत बढ़िया। तो ये लोग अपना मॉडल बना के देंगे तो हम लोग जरूर से मिल करके सिर्फ वो निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाउ आप टाइम नहीं वेस्ट करते हैं ब्रिजेश सर। जी नाउ बिल्कुल। टू यू, ओवर टू यू, एंड प्लीज स्टार्ट द क्लास। ओके ओके सर, बिल्कुल। ओके। थैंक यू सर। सो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो बेसिकली सप्लाई चेन में जो रिस्क है उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड है। और कैसे हम उस चीज को सॉल्व करेंगे, उस रिस्क को कैसे मिनिमाइज करेंगे और रिमूव करने की कोशिश करेंगे। दो चीजें हैं इसमें। रिस्क को एक तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा रिस्क है जो अनअवॉइडेबल है तो मिनिमाइज करने का हम लोग सोच सकते हैं। या फिर अगर रिस्क को रिमूव ही कर दें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं कि सप्लाई चेन रिस्क है क्या, रिस्क मैनेजमेंट है क्या बेसिकली। तो अगर हम बात करें इसमें कि जैसे हमारे सप्लाई चेन, हम लोग जानते हैं कि हमारा सप्लायर हो गया। ज्यादा ना बोल रहा हूँ इसी पे। और हेलो। सही है वहाँ इसी से। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? आई थिंक। आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट हो गया। अच्छा अच्छा, ओके मुझे ओके प्लीज ओके। प्लीज नोटिस करो बेटा। हाँ।
अंकित जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे सप्लाई चेन है तो उसमें हमारे जो जो पार्ट्स हैं, आप कंपोनेंट्स कह लीजिए सीधे सीधे, कि जो हमारे सप्लायर हो गए, हमारे हम मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमारे जो लेबर हो गए या मशीनरी हो गया, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन को ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फाइनली कस्टमर। तो इन सभी जगह पर जो हमारे सभी पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, इनमें किसी भी जगह पर किसी भी तरह का रिस्क हो सकता है। रिस्क जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सप्लायर के एंड पे हम अगर बात करें तो रिस्क हो सकता है कि भाई ऑन टाइम डिलीवरी वो ना दे पाए, हो सकता है उसके वहां इतना ज्यादा ऑर्डर आ जाए कि वो सप्लाई ना कर पाए, या वो मैन्युफैक्चर इतना ना कर पाए कि वो सप्लाई ना कर पाए। तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं जो सप्लायर एंड पे हो सकती हैं। मैन्युफैक्चरर यानी कि हम खुद अपने एंड पे बात करें तो हमारे लिए हमारा जो लेबर है, अब लेबर ऑन टाइम अवेलेबल है, सभी लोग प्रॉपरली पूरे मंथ पूरे ईयर, तब तो ठीक है। सपोज करिए कोई स्ट्राइक की सिचुएशन आ गई, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम है, मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया सपोज करिए, ठीक है। अभी हम लोग कल बात कर रहे थे डार्क फैक्ट्रीज की, जैसे चाइना में जो लोगों ने इन्वेंट किया है। तो अब उसमें क्या है, वो फुल्ली ऑटोमेशन वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो अब क्योंकि फुल्ली ऑटोमेशन है, इसका मतलब है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उम्मीद है। और वो जो उसका ऑपरेटिंग है वो कोई एक या दो लोग या कुछ लोग मिलके उसको कर रहे होंगे, ऑपरेट कर रहे होंगे, ठीक। विंग वहां पर नहीं है। तो वहां पर क्या है कि वो डिजिटलाइजेशन हो गया एक तरह से आप कह सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो भाई साइबर अटैक हो जाए फॉर एग्जांपल। तो एक वो एक रिस्क है वो भी तरह का जो इंटरनली हो सकता है हमारा। फिर एक्सटर्नली की बात कर लें और तो वो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें या जो हमारे होलसेलर्स हो गए। तो अब इन सभी जगह पर जो जो पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, ठीक, उन सभी रिस्क को आइडेंटिफाई करना ये सबसे पहला काम होगा। फिर उसको हम आगे बात कर पाएंगे कि भाई इसको रिमूव कैसे करें। अच्छा, डेफिनेशन में हमने देखिए लिखा हुआ है, एक सबसे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि जो सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट है, बेसिकली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट की, जो कि सिर्फ और सिर्फ सप्लाई चेन से रिलेटेड है। लेकिन ओवरऑल बिजनेस उसकी बात करें हम अगर, तो इसको हम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के अंदर का पार्ट मानते हैं, कि ओवरऑल पूरे एंटरप्राइज में, यानी कि पूरे के पूरे बिजनेस में कहीं पर भी कोई भी रिस्क हो सकता है, तो उसमें से ये एक स्पेशल पार्ट है जो कि सप्लाई चेन से रिलेटेड है। तो आप कह सकते हैं कि एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है, सब पार्ट है, ठीक है, उस बड़े पार्ट का, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है। अच्छा, अब इसके प्रोसेस की अगर हम बात कर लें तो कुछ एक स्टेप्स हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइएगा अंकित जी। थोड़ा सा जल्दी हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत कर लें, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहला हमने स्टेप लिखा कि एक प्रोग्राम एस्टेब्लिश करें और रिसोर्सेस को अप्लाई करें। क्यों? देखिए, सबसे पहले तो ये करें कि भाई रिस्क क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में बात अभी हम जो करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और हम किस तरह से काम करने वाले हैं, ये हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली। हम क्या मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आगे ले जाने वाले हैं, ये हमारा प्रोग्राम है जो कि हम ऑलरेडी अभी कर रहे होंगे, ठीक। अब आगे बात कर रहे हैं कि हमारा जो सप्लाई चेन है उसको हम क्लियरली डिफाइन कर लें और उससे हम क्या चाहते हैं। जैसे होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर की बात करें तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा एक एक्सपेक्टेशन ये हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर से कि हमारा जो भी मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो प्रोडक्ट वो उसके पास जब पहुंचे तो उसके बाद वो आगे का जो चैनल है, जो होलसेलर हैं, जो रिटेलर हैं, उन तक वो ऑन टाइम चीजें पहुंचाए। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऐसे व्यक्ति को हम देंगे जिसकी रीच हो, जिसके अंडर में कई होलसेलर्स हों और उन होलसेलर्स के अंडर में कई सारे रिटेलर्स हों। यानी कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर हम सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जिसके जिसकी जिसका नेटवर्किंग स्ट्रांग हो, ठीक है। तो सप्लाई चेन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ऐसे होलसेलर्स को पहचानना, तब जाकर के हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। एक तो यहीं से हम काफी हद तक चीजें सॉल्व कर ले जाते हैं, जो रिस्क की बात करें उसको मिनिमाइज करने के लिए, तो ये काफी हद तक हो जाता है।
फिर अब चलिए हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तब भी हो सकता है कोई न कोई रिस्क हो सप्लाई चेन में, पॉसिबल है। जैसे हमने कहा कि अगर नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलेमिटी की बात करें तो ये तो अनएक्सपेक्टेड है, ये तो भाई तब भी है रिस्क। या ट्रांसपोर्टेशन में जो कोई इश्यू अगर आता है, ठीक है, तो वो तो रिस्क तब भी है, ठीक। या हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो वहां पर मशीनरी ब्रेकडाउन का रिस्क है तब भी, हालांकि हमारे पास इंजीनियर्स हो सकते हैं जो उसको कंटिन्यूएशन में मशीनरी का मेंटेनेंस करते हो, बट फिर भी चांस है कि हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन ही चलो हो गया अगर, तो ये सारे रिस्क आइडेंटिफाई फिलहाल हमको तब भी करने होंगे। फिर आगे बात करते हैं कि एनालिसिस करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि रिस्क कौन कौन से थे और किस चीज से कितना रिस्क हो सकता है। लाइक अगर ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आई तो डिले हो सकता है भाई, ये हो सकता है, पॉसिबल है ना, हम दूसरा व्हीकल अरेंज कर सकते हैं, या अगर खुद का कंपनी का है तो ठीक है, नहीं तो हम हायर कर सकते हैं किसी एक्सटर्नल पार्टी को। तो कहाँ से कितना रिस्क हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या और कोई अवेलेबल है कि नहीं है, वो सारी चीजें हमको आइडेंटिफाई करके रखना होगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि हम रिस्क जो हमने आइडेंटिफाई किया है, अब इस रिस्क मिटिगेशन प्लान, या ये कहें कि रिस्क को मिनिमाइज करना या रिस्क को रिमूव करने का, या फिर रिस्क अगर आ गया है यानी कि वो प्रॉब्लम अकर हो गई है, ठीक, तो उस केस में उस रिस्क से कैसे निपटेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, उसका क्या प्लान हम बना रहे हैं, वो बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना। फिर लास्टली पॉइंट आएगा इसमें कि हम इसको मॉनिटर भी करें साथ में। ऐसा नहीं कि खाली हमने बना लिया प्लान, इम्प्लीमेंट कर लिया, काम हो गया, नहीं। कंट्रोलिंग का जो पार्ट है वो हमेशा हर पॉइंट पे, हर आप कहिए कि हर टाइम पे, हर मोमेंट पे बिजनेस में होना ही चाहिए, तभी एक अच्छा बिजनेस वो हमारा हो पाएगा, ठीक है। सो ये जो लास्ट पॉइंट है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि मॉनिटरिंग हो हर समय पर, हर जगह की, सप्लाई चेन के सभी पॉइंट्स पे। ओके, सो प्लीज नेक्स्ट उस पे आ जाइए अंकित जी। अब बात करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क की, ठीक। तो कुछ पॉइंट्स हमने जैसे इसमें मेंशन किए हुए हैं कि मटेरियल रिस्क हो सकता है, ठीक, डिमांड से रिलेटेड रिस्क हो सकता है, ये एक्सटर्नल रिस्क की बात हम कर रहे हैं, ठीक, जो कंपनी के बाहर के हैं। सो बिजनेस में कॉम्पिटिटर आ सकता है, ये बिजनेस रिस्क हो सकता है। एनवायरमेंट का रिस्क हो सकता है, यानी कि नेचुरल जो कैलेमिटीज या इस तरह की कोई चीजें हैं। लीगल रिस्क भी हो सकता है, यानी कि इसको हम पॉलिटिकल रिस्क भी कह सकते हैं, लीगल रिस्क को, कि भाई गवर्नमेंट है तो वो चेंज हुआ उसका रूल्स कुछ, तो उसको लेकर के भी रिस्क है, ये चांस है, ठीक। और ये कंट्रोल के बाहर रहेगा, एक तरह से आप कहिए कि एक्सटर्नल रिस्क रिस्क जो है वो अनएक्सपेक्टेड है और वो कंट्रोल के बाहर हो सकता है, क्योंकि डिमांड बढ़ घट सकती है, डिमांड फोरकास्टिंग से बियॉन्ड जा सकती है, उससे कम भी हो सकती है, एक एक्सपेक्टेशन हम लोग लगाते हैं, ठीक है। इंटरनल रिस्क की बात करें तो प्रोडक्शन से रिलेटेड रिस्क हो सकता है, हमारा प्लानिंग कंट्रोलिंग का तो है ही, ठीक। हमारा जो प्लान है क्या वो प्लान सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं, ये भी एक रिस्क है, यानी कि मिटिगेशन और कंटिजेंसी रिस्क का जो है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड, ठीक। जैसे लेबर स्ट्राइक की बात कर लें तो ये अनएक्सपेक्टेड है कि भाई हम अपनी तरफ से तो ठीक कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेबर की जो डिमांड है वो भी फुलफिल कर रहे हैं, बट एनी हाउ कुछ अगर ऐसा इश्यू आया कि लेबर अनहैप्पी हो गया, तो ये पॉसिबल है कि ये भी हो जाए, ठीक। या चलिए कोई एक्सीडेंट ही हो गया सपोज करिए, तो भी ये पॉसिबल है कि हमारा जो वर्क है स्टॉप हो जाए कुछ टाइम के लिए, ठीक। फिर हम बात कर लें इंटरनल बिजनेस रिस्क, जो कंपनी के अंदर के और चीजें हो सकती हैं कि भाई इंटरनली डिस्प्यूट हो गया एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय या एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, तो भी ये पॉसिबल है, ठीक है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। ओके, अब कुछ इंटरनल रिस्क और एक्सटर्नल रिस्क का हमने एग्जाम्पल लिखे हुए यहाँ पर। जैसे इंटरनल में हमने क्या रखा है, फायर हो सकता है, ठीक, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुई लेकिन प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, वो भी रिस्क है, पॉसिबल है। अब भाई जैसे मशीनरी है, हमने मशीनरी में कोई पैरामीटर सेट किया कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस होगा, बट ये पॉसिबल है कि जो ह्यूमन बीइंग है जो वो पैरामीटर सेट कर रहा है, उससे अगर माइन्यूट सी प्रॉब्लम हो जाए, एरर हो जाए, तो वो जो स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए वो शायद सही ना सेट हो पाए,
तो ये एक प्रॉब्लम है, हो सकता है। ठीक, तो प्रोडक्ट डिफेक्ट हो जाए, पॉसिबल है। लेबर स्ट्राइक या पुअर परफॉर्मेंस ऑफ सब सप्लायर्स, हम अपने जो सप्लायर्स की बात कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि वो सप्लायर्स हमारे प्रॉपरली सप्लाई ना कर रहे हो, खराब सप्लाई कर रहे हो रॉ मटेरियल की, या टाइमली सप्लाई ना कर रहे हो, ये पॉसिबल है। तो ये सारे रिस्क हो सकते हैं जो हमें इंटरनली देखने को मिल सकते हैं कंपनी के एंड से। एक्सटर्नल की अगर बात कर लें तो आप देख सकते हो टेररिज्म हो गया या साइबर अटैक, सबसे ज्यादा तो साइबर अटैक है। अब प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो हम लोग एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इंडस्ट्रियलाइजेशन में एआई का यूज, ऑटोमेशन का यूज थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क ये भी बढ़ रहा है साथ ही साथ साइबर अटैक का, कि किसी ने मतलब हमारा जो मशीनरी सिस्टम है उसको हैक कर लिया। अब क्या होगा अगर ऐसा कुछ हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है कि भाई हमारा मशीनरी सही से वर्क नहीं करेगा, है ना। या फिर ट्रेड ऑफ या टैरिफ डिसएग्रीमेंट की बात कर लें, जो एक्सटर्नली है हमारे, जो हमारे जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो उसका और हमारे बीच का जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो हमारे एग्रीमेंट्स थे कि हम इस परसेंटेज पे काम करेंगे या इतने प्रॉफिट पे काम करेंगे, तो वो ही सही नहीं हुआ, तो हम लोगों का डिस्प्यूट हो गया। अगर ऐसा हुआ तो भी हमारा प्रॉब्लम है। सिविल अनरेस्ट की बात कर ले, मीन्स जैसे अभी आप जो यूक्रेन एंड रशिया का जो वॉर चल रहा था, ये आप सिविल अनरेस्ट के एग्जांपल में ले सकते हैं। तो वहां के जो बिजनेसेस थे, खास तौर से यूक्रेन का, रशिया बड़ी कंट्री है, इट्स ओके, वो कर लेगा, लेकिन यूक्रेन छोटी कंट्री है। अब यूक्रेन के जो बिजनेस हैं वहां पर ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी। ठीक, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि प्रॉब्लम करें। अब नेचुरल डिजास्टर्स तो कोई बताने वाली बात है ही नहीं, बहुत इजी है कि हम नेचुरली अगर किसी भी ऐसे पॉइंट पे फंस जाएं जो कि कंट्रोलेबल नहीं होगा, हमारा कोविड 19 हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे हमारा फ्लड हो, ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जो कि एनी हाउ हमारे सप्लाई चेन को नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले में आ जाइए प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं ऑपरेशनल रिस्क, जैसे टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन रिस्क में ये भी कुछ और टाइप्स हैं, लाइक ऑपरेशनल रिस्क। तो ये क्या है, यानी कि ऑपरेशन समय, जिस समय वर्किंग हो रहा है उससे रिलेटेड, अब वो चाहे हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है, हमारी प्रोडक्शन लाइन हो, या हम बात कर लें मशीनरी की या इलेक्ट्रिसिटी की या वर्कर्स की बात कर लें, यानी कि ओवरऑल हम कंपनी के एंड पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो वर्किंग है बेसिकली उसी में कहीं ना कहीं किसी भी रीजन से हमारा जो है प्रोडक्शन स्टॉप हो जाए, तो आगे का जो सप्लाई चेन है वो अफेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए प्लीज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें दो और पॉइंट हमने लिखे यहाँ पर। एनवायरमेंटल रिस्क की बात कर रहे थे हम, ठीक, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी, कि वो चाहे नेचुरल कैलेमिटी हो या क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चेरापूंजी, तो वहां का क्या है कि वो वेदर कंडीशन ऐसी है कि एवरी डे बारिश होना ही होना है। ठीक, लेकिन ये सब जगह नहीं है, तो जहां पर नहीं है वहां पर भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो एक इश्यू है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कि अगर कोई भी ऐसा सडन चेंज होता है क्लाइमेट में तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक, अब इसी में हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को भी ऐड कर लेते हैं कि जैसे आपने देखा होगा जब गवर्नमेंट चेंज होती है, वो चाहे मतलब किसी भी स्टेट की हो, तो कभी कभी वो ऐसा करते हैं कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस अपने अकॉर्डिंग वो चेंज करते हैं। पुरानी गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस थे, हो सकता है वही सेम टू सेम वो फॉलो कर लें या कुछ चीजें चेंज कर देते हैं, तो ये एक भी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए। ठीक, अब एक अनप्रेडिक्टेड रिस्क की बात करें, पर्टर्बेशन रिस्क की बात करें, तो वो क्या है कि ये मार्केट में, अब सपोज करिए सप्लायर हमारा जो था, ठीक है, वो चलो ठीक है सप्लाई कर रहा था, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो मार्केट में दूसरा मैन्युफैक्चरर है वो कोई और भी आ जाए सपोज करिए। अब हमारे यहाँ अगर आप ध्यान दो कि हम लोग सपोज करें लखनऊ में 4 लोग सप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, अब उसमें 2 और मैन्युफैक्चरर या सप्लायर और आ गए फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई उनको भी तो मार्केट चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं से तो मार्केट को कैप्चर करेंगे ही, या तो वो नए कस्टमर बनाए,
हमारे कस्टमर्स को छोड़ दें, वो अपने नए कस्टमर बना ले, लेकिन ये कहाँ होगा, कौन पहचानेगा कि कौन किसका कस्टमर है? तो पॉसिबल है कि हमारा कस्टमर भी उधर शिफ्ट हो जाए, कुछ, सारे नहीं तो कुछ तो शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये डायरेक्टली हमारी डिमांड को अफेक्ट कर देगा कि अभी हमारे पर मंथ सपोज करें 10,000 यूनिट्स हमारा सेल हो रहा था, हो सकता है हमारे 500 या 1,000 यूनिट हमारे सेल होना बंद हो जाए, डिमांड कम हो जाए। तो अब क्या होगा कि ये एक ऐसा रिस्क है कि डिमांड में ही शॉर्टेज आ गई। अगर हम सप्लाई की बात करें तो हमारा जो 10,000 यूनिट हमने सप्लाई किया मार्केट में, उसमें से 1,000 यूनिट हमारा सेल नहीं हुआ, अब मार्केट में पड़ा हुआ है। अब डिपेंड करेगा कि वो एक्सपायरी डेट क्या है। तो अगर एक्सपायरी डेट है, ठीक है, पड़ा रहा, वेट करते रहे, सेल होगा तो ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचा ही रहा है। ठीक है, कि वो आगे कस्टमर तक नहीं पहुंचा, तो एक ब्रेकडाउन वहां पर हो गया। तो ये पॉसिबल है ऐसा हो जाए कि हमारा परचेजिंग हमारे प्रोडक्ट की कम पड़ जाए, लोग हमारी डिमांड, जो डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, उसको मिनिमाइज कर दें या कम कर दें। ये पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए प्लीज। साइबर सिक्योरिटी। ठीक, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, लाइक इंफॉर्मेशन ब्रीच हो जाए, कि भाई हमने क्या किया, हमने इंफॉर्मेशन हमारी बहुत ही सिक्योर कर रखी है, बट जो कॉम्पिटिटर्स हैं, हालांकि ये अनएथिकल है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी की इंफॉर्मेशन की चोरी कर ले, या उसमें स्पाईवेयर लगा दे, यानी कि जासूसी करवा ले किसी भी तरह से। ठीक, ये अनएथिकल है, बट फिर भी ये हो रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये नुकसानदायक है हमारे लिए, हमारी कंपनी का डेटा किसी और के पास, तो वो उसका यूज अपने तरह से कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि हमारी कंपनी का डेटा हमारे पास कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, किस किस सिटी में हैं, उनके अंडर कितने होलसेलर्स हैं, ये पूरा डेटा हमने अपने पास मेंटेन कर रखा है। ठीक, ये बिग डेटा में हम लोग शायद पढ़ चुके होंगे पहले। तो अब वो डेटा हमने मेंटेन कर रखा है, तो हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, बट अगर वो लीक हो जाए तो सप्लाई, जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको पता चल जाएगा कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऑलमोस्ट इस प्राइस पे ये काम कर रहे हैं। तो वो अगर उनसे कांटेक्ट कर ले और वो ये कहें कि आप उनका प्रोडक्ट, मतलब हमारा प्रोडक्ट ना ले करके, ना प्रमोट करके उनका प्रोडक्ट प्रमोट करिए, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो भाई दुनिया पैसे के लिए काम कर रही है, पॉसिबल है ये। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो डेटा है वो एनी हाउ ब्रीच ना होने पाए। ठीक, वो चाहे हमको उसके लिए टाइट सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का करना पड़ेगा, इसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये हमको करना पड़ेगा एनी हाउ। तब जाकर के आज के टाइम पे, डिजिटलाइजेशन का जो जमाना है, इसके टाइम पे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इस वाले रिस्क को, जो कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाइए प्लीज। अब देखिए, यहाँ पर हम डिजिटल सप्लाई चेन की बात कर रहे थे। तो रिस्क इसमें क्या क्या है कि भाई प्लानिंग की कमी हो सकती है, कोलैबोरेशन की कमी हो सकती है हमारी। ठीक, नॉलेज की कमी हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो सकती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीजन कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर उस केस में हम फ्लेक्सिबल नहीं है तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल इन द सेंस, आप ये कहिए कि हमारी डिमांड अगर फ्लक्चुएट कर रही है तो हमारा प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारी डिमांड अगर बढ़ रही है तो हमें हो सकता है वर्कर्स और इंट्रोड्यूस करने पड़े, हमें वो करना चाहिए। हम हो सकता है वर्किंग आवर बढ़ा सकें, अगर भाई सडन अगर जी डिमांड इंक्रीज होती है तो हम तुरंत के तुरंत हो सकता है लेबर इंक्रीज ना कर पाए। तो क्या ये पॉसिबल है कि वर्किंग आवर्स हम चेंज कर ले? तो इसके बारे में पहले से अपने वर्कर्स से कम्युनिकेशन करके रखना पड़ेगा कि भाई अगर ऐसा हुआ तो हमें वर्किंग आवर बढ़ाने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट हो सकता है उसका मिले। ये कंपनी पे डिपेंड करेगा कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो, कि भाई अगर एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तो एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा। वर्कर राजी हो सकता है, इस पे एग्री कर सकता है और वो काम करेगा। ठीक, सो ये वर्किंग आवर फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, जो एम्प्लॉयज को पहले से बता के रखना पड़ेगा। उसके लिए एक्स्ट्रा पर्क्स बेनिफिट्स उनको हमको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। क्या कंपनी वो खर्चा कर पाएगी कि भाई हम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अगर एम्प्लॉय को दे रहे हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए, तो वो होना चाहिए इनकी प्लानिंग में, पॉलिसी में। ओके, प्लीज नेक्स्ट पे आ जाइए। अदर रिस्क की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, जैसे
हमने अभी भी बात किया कि कस्टमर रिस्क हो सकता है, डिमांड कम या ज्यादा हो जाए। ठीक। हम कैपेसिटी रिस्क या इन्वेंट्री रिस्क की बात कर सकते हैं कि भाई हमारा अगर स्टोर डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से आप कहें कि डिजाइंड है, ठीक, तो हमारा डैमेज भी नहीं होगा प्लस स्पॉइल भी नहीं होगा एनी हाउ। ठीक। अब हम हमारा जो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है या स्टोर डिपार्टमेंट है, हमको ये पता ही नहीं कि कितना मटेरियल हमारे पास बचा हुआ है, कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा हुआ है जो कि आगे भेजने के लिए रेडी है। तो ये दोनों ही चीजें अगर हमें पता ही नहीं है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही हमने किया ही नहीं, तो मार्केट में अगर सडन चेंज होता है डिमांड में, तो हम सप्लाई को कैसे मीट आउट करेंगे? ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं, शर्त यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा होनी चाहिए। प्लस एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है फोरकास्टिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। कि जो डिमांड हमने फोरकास्ट किया है मार्केट से, क्या वो सही है कि नहीं है? अगर डिमांड फोरकास्टिंग ही सही नहीं है, तो हम उसके लिए प्लान चाहे जितना अच्छा बना लें, प्रोडक्शन चाहे जितना अच्छा कर लें, वो सही एक्यूरेट डेटा हम ना तो आइडेंटिफाई कर पाए और ना उसके अकॉर्डिंग हम डिमांड सप्लाई कर पाए। सो सही फोरकास्टिंग करना, वो चाहे हमारे प्रोडक्ट के डिमांड की हो और चाहे रिस्क की हो। अगर हम फोरकास्टिंग सही नहीं किए तो हम उसके लिए प्लान क्या बनाएंगे कि भाई ये हम प्लान बी रेडी है हमारा। ठीक। ओके, प्लीज नेक्स्ट पे आ जाइए अंकित जी। ओके, कुछ टेक्निक्स हैं रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात कर लें तो पहले रिस्क असेसमेंट है क्या, यानी कि असेसमेंट मींस सीधे सीधे हम ये कह लें कि जो भी प्रॉब्लम्स या रिस्क हैं उसको आज की डेट में आइडेंटिफाई करना। पॉसिबल रिस्क, हम ये नहीं कहेंगे कि ये रिस्क है ही, क्योंकि रिस्क भी अनडिफाइंड हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है। तो जो पॉसिबल रिस्क हैं, जो हो सकते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करें तो इसको रिस्क असेसमेंट कहेंगे। और उसी रिस्क को किस तरह से हम मिनिमाइज करें, या यूं कहें कि उसको किस तरह से हम रिमूव करें। ठीक है। उस रिस्क को कैसे रिमूव कर लें, उस निगेटिव इम्पैक्ट को जो उस रिस्क के आने से, अगर वो रिस्क अकर होता है तो जो निगेटिविटी आएगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको इसके लिए प्लान बनाना, मैनेज करना, ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट कहलाएगा। ठीक। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं रिस्क असेसमेंट के। नेक्स्ट पे आ जाइए प्लीज। तो स्टेप्स क्या हैं? जैसे पहले तो आइडेंटिफाई कर ले कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक। जैसे वर्क प्लेस को लेकर के हो सकता है, मशीनरी को लेकर के हो सकता है, लेबर को लेकर के हो सकता है, हमारा रिस्क हो सकता है, सप्लायर से रिलेटेड हो सकता है रिस्क हमारा, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे रिलेटेड रिस्क हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन रिस्क हो सकता है। तो ये जो जो रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेना सबसे पहला काम होगा ये। तभी तो उसके लिए हम प्लान बना पाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है कि अगर वो रिस्क है तो इससे क्या क्या चीजें अफेक्ट होंगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुआ फॉर एग्जांपल, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, थोड़ा सा मैं जल्दी बताना चाह रहा हूं इसमें। देखिए, सपोज करिए इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुआ तो क्या होगा, मशीनरी वर्क करना बंद करेगी अगर हम जनरेटर का अरेंजमेंट नहीं कर पाए तो। ठीक है, सपोज करिए। तो अब मशीनरी ब्रेक सॉरी इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुआ, मशीनरी काम करना बंद की। अब क्या होगा, एक तो ये कि हमको पर डे जो प्रोडक्शन करना था वो रुक गया। ठीक। दूसरा कि जो वर्कर है उसका जो वर्किंग आवर्स है, सपोज करिए 8 आवर्स था, तो 8 आवर्स उसको वर्क करना ही करना है और उसका पेमेंट उसको मिलेगा। तो एक तो ये लॉस हुआ कि हमने जितना प्रोडक्शन करना था पर डे, वो प्रोडक्शन उतना हुआ नहीं, और उतना प्रोडक्शन होके आगे सेल होता, उससे जो प्रॉफिट होना था वो लॉस हो गया। दूसरा ये कि 8 घंटे में सपोज करिए 1 घंटे भी इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुआ, तो वर्कर तो 8 घंटे के लिए आया हुआ है, उसको 1 घंटे का एक्स्ट्रा पैसा मिला, तो डबल लॉस हो गया हमारा। प्रोडक्शन भी नहीं हुआ उतनी देर तक, उसका जो उस होने वाला प्रॉफिट था वो भी नहीं हुआ, प्लस हमारा जो लेबर है उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कंपनी के एंड से वर्क नहीं मिल रहा है और वर्कर अवेलेबल है जॉब पे,
तो यहाँ पर कंपनी को तब भी पैसा तो देना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कंपनी साइज पे। मिनिमम 100 एम्प्लॉयज होने चाहिए ड्यूरिंग 1 फाइनेंशियल ईयर, तभी वो फैक्ट्रीज लॉ जो है वो अप्लाई होंगे। ठीक, खैर। तो हम जो रिस्क को आइडेंटिफाई किए हैं उसमें कौन कौन व्यक्ति हार्म होगा, तो हमारा एम्प्लॉय या मैनेजमेंट, दोनों में से कोई तो हार्म हो रहा है। ठीक, उसको नुकसान पहुंच रहा है। फिर बात करेंगे कि कितना हार्म हो रहा है, कौन हार्म हो रहा है और कितना। थर्ड स्टेप है, ठीक, कि चलो ठीक है, मान लो हमारा नुकसान हो रहा है, तो अब बताइए कि कितना नुकसान होगा उस 1 घंटे में या 2 घंटे में। ठीक, उसके बाद आएंगे कि क्या ऐसा पहले कभी हुआ है, कोई और दूसरा केस। अगर हमारा नया स्टार्टअप है तब तो खैर हमारा पुराना रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल होगा। तो कुछ केस स्टडी अगर अवेलेबल है कि किस किस तरह के रिस्क हुए हैं अभी तक, रिसर्च पेपर्स आपको मिल सकते हैं इससे रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट जगह के केस मिल सकते हैं। तो उससे हमको थोड़ा आइडिया लग सकता है कि हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब पे आ जाइए प्लीज। ओके, कुछ टूल्स दिए हुए हैं, जैसे रिस्क मैट्रिक्स की बात कर ले। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा डेटा एक जगह पर कंबाइन कर रहे हैं, उसको आप कहिए कि एनालिसिस कर रहे हैं उस पूरे डेटा की, और ये देख रहे हैं कि किस समय पर क्या रिस्क अराइज हुआ था, सपोज करिए, या क्या रिस्क अराइज हो सकता है और उससे क्या नुकसान होगा, सब एक जगह पर हमारा अवेलेबल हो। ठीक, उससे होने वाले नुकसान को कैसे हम कम करेंगे, तब हम जाकर के उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक, फेलियर मॉडल की बात कर लें। चलो हम ये देख लें कि चलो कुछ फेल हुआ था। ठीक, तो उसके बाद उसमें क्या सुधार हुआ था, क्या सुधार नहीं हुआ था, उसकी बात कर लेंगे। ठीक, पोटेंशियल सिनेरियो की बात कर लें कि अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है, क्या मार्केट में कुछ ऐसा है, कोई ऐसा टूल या टेक्निक अवेलेबल है जो कि हमारा किसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज हो रहा हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नई नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हैं। ठीक, बॉटी मॉडल की बात कर ले। ठीक, तो ऐसा टूल जो कि विजुअल प्रॉब्लम्स को, जो कि प्रॉब्लम्स दिख रही हो, ठीक, या ये कहें कि पहले से आइडेंटिफाई की जा सकती हो। ठीक, उन प्रॉब्लम्स के कॉजेस को ढूंढ के उन कॉजेस को पहले से ही रिमूव करके रखना, ताकि वो चीज होने ही ना पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आ जाइए प्लीज, अंकित जी। रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को एनालिसिस करना है। ठीक, एनालिसिस करने में हम क्या कर रहे हैं कि कहां से कितना लॉस होगा, किस रिस्क में अगर आता है तो कितना लॉस हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुआ तो हमने बताया कि ये चीजें हो सकती हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, क्या हम जनरेटर अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। ठीक है, या अगर लेबर स्ट्राइक पे जाता है तो क्या उस केस में हम लेबर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको मीट आउट कर सकते हैं। क्या ये हर बार कर सकते हैं, कि ऐसा ना हो कि जो हमारा लेबर है वो जब मन में आया तब वो स्ट्राइक करके बैठा हुआ है। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि हम उसको ये कहें कि जो लेबर है वो हमारा एक्सप्लॉइटेशन करने लगे, हमारा गलत फायदा उठाए, तो ये भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये करना, इवेलुएट करना रिस्क को, उसका ट्रीटमेंट करना कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर लेबर स्ट्राइक हुआ तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुआ तो क्या करेंगे, साइबर अटैक हुआ तो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई इशू आया हमारा सप्लाई चेन में, वहां क्या करेंगे, अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके उसके साथ जो हमारा ट्रेड ऑफ जो अग्रीमेंट है उसमें कोई इशू अगर आए तो हम क्या करेंगे। तो वो सारी चीजें प्लान आउट करना। ठीक, मॉनिटरिंग और रिव्यू लास्ट में, कि भाई सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, मॉनिटर करना और साथ साथ रिव्यू भी करना उस रिस्क मैनेजमेंट प्लान को। ठीक है, सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट प्लान को मॉनिटर करना कंटिन्यूअसली, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और उसको किस तरह से हम और अपडेट कर सकते हैं करंट टाइम में। अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एग्जांपल हमको मिल जाता है अच्छा, तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे
अभी की बात करें तो जैसे हमने चाइना का एक एग्जांपल आपको दिया था कल वाली क्लास में, कि वो डार्क फैक्ट्रीज का इन्वेंशन वो कर रहे हैं। अब ये उन्होंने स्टार्ट किया है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आप सोचिए इससे कितना रिवॉल्यूशन आएगा, प्लस इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जैसे रिवॉल्यूशन ये आएगा कि भाई ऑटोमेटिकली काम हो रहा है तो लेबर स्ट्राइक वाला जो पार्ट है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे नुकसान ये होगा कि सब ऑटोमेशन में जा रहा है, तो लेबर को काम पता चला नहीं मिलेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है इससे थोड़ा इंक्रीज हो शायद। मैं 100% नहीं श्योर हूं, लेकिन पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आ जाइए इस पे। कुछ स्ट्रेटजीज हैं, जैसे रिस्क को अवॉइड करना, कि भाई अगर ये रिस्क होने वाला है तो हम इस पाथ से जाएंगे ही नहीं कि ये रिस्क हो, ठीक। हम उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, उस काम में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे कि जिसमें रिस्क हो, ठीक है। रिस्क को रिड्यूस करना, चलो अगर हम मानते हैं कि अवॉइडेबल रिस्क नहीं है, कि हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे, रिस्क को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अगर रिड्यूस नहीं हो सकता है, तीसरा स्ट्रेटजी हमारी है कि ट्रांसफर करें, कि उस रिस्क को हम इधर से उधर तक ट्रांसफर कर दें, ठीक है। कि हम अगर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं तो अभी नहीं तो बाद में। ओके, देयर वाज सम डिस्टरबेंस, सॉरी फॉर दैट। सो रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरी पार्टी पे, या फिर किसी दूसरे तरह से, किसी दूसरे टाइम के लिए अगर हम ट्रांसफर कर सकें, हम हमें ही रिस्क बेयर करना है लेकिन बाद के लिए हम कर लें, ऐसा अगर पॉसिबल है तो भी हमें करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क को एक्सेप्ट करना। अब ये तीनों, पहले के तीनों ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, या ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन कर पाए, तो अब रिस्क को एक्सेप्ट ही करना है। तो अब इस केस में हमको रिस्क को एक्सेप्ट करना है, तो किस लेवल तक हम इसको बियर कर सकते हैं, यानी कि प्री, आप कह सकते हैं कि प्री प्लान बनाना, कि रिस्क अगर फाइनली हमको रिस्क को बियर करना ही है तो हम किस तरह से रिस्क के साथ एडजस्ट करेंगे, ये हमको करना होगा। ये हमारी कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि बहुत ही रिक्वायर्ड है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए प्लीज। ये लास्ट हमारा पॉइंट है इसमें, रेजिलियंस इन सप्लाई चेन। रेजिलियंस का मतलब है कि किसी भी तरह से कोई भी अगर कंटिजेंसी या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मीट आउट करना, उसको आप कहिए कि सॉर्ट आउट करना उस प्रॉब्लम को, ये बिल्डअप करना। रेजिलियंस को बिल्डअप करना मतलब ऐसा कंटिजेंसी प्लान डेवलप करना कि हम उसको, उस रिस्क को मिनिमाइज कर लेंगे या रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है, या उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक, या फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो किस तरह से हम उसको डील करेंगे, इसके साथ कैसे कोप अप करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमने कहा डाइवर्सिफिकेशन, तो प्रोडक्ट को लेकर के डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए हमारा, यानी कि हम सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट ना हो, पहली चीज, ना ही सिंगल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट हो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के डिफरेंट डिफरेंट मेथड हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, ये हमें करना होगा। डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा ताकि हम पॉइंट टू पॉइंट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप कह सकते हैं कि उस पे वॉच रख सकें, मॉनिटर कर सकें, ये हमें यूज करना होगा। डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हमको रखनी होगी अपने हर एक ऑपरेशन में, हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी ताकि अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, ओके ठीक है चलो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब इसके लिए एक पॉइंट कर सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर जो टाइम की बात कर रहे हैं ना, हम सप्लाई चेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए टाइम, ठीक। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर को, सपोज करिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोडक्ट की, सपोज करिए आज 27 है और उसको रिक्वायरमेंट है 3 अप्रैल को, तो हमारे पास लगभग 1 वीक है ऑलमोस्ट। तो अब हम क्या है, हम जो हमारा सप्लायर है या हमारे जो वर्कर हैं, हम उनको पहले से कमांड करके रखें कि भाई 3 अप्रैल को तो हो रहा है, लेकिन हम उन्हें हो सकता है ये चीज ना बताएं। हम उन्हें बताएंगे कि हमको सप्लाई भेजनी है 1 तारीख को, 1 तारीख को वहां ऑर्डर डिलीवर हो जाना चाहिए,
या 2 को हो जाना चाहिए, यानी कि स्पेयर टाइम की मैं कर रहा हूँ कि वो हमारा होना चाहिए कि भाई ऐसा हम करें कि पहले से ही एडवांस में ये काम करके रखें ताकि ऑन टाइम डिलीवरी हो जाए। ठीक है, अगर कोई डिले हुआ भी तो हम एक के बजाय 2 को भेज रहे हैं तो भी ठीक है, एटलीस्ट 3 को पहुंच तो जा रहा है। या फिर उनसे हम ऐसा टाइम मांग लें कि भाई आप 3 को कह रहे हैं, हमको थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा कि हम 3 to 4 में भी अगर हम कर दे रहे हैं तो आप ऐसा हार्ड एंड फास्ट मत करिए कि भाई 3 बोला आपने 3 अप्रैल तो 3 अप्रैल ही हो। अगर ऐसा बातचीत कर पाए तो उनसे पहले से ही टाइम आप लेकर रखिए, ये हमको करना होगा। ठीक, ये अपने में भी करना होगा, दूसरों के साथ भी पहले से ही कन्वर्सेशन करके रखना पड़ेगा। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन की बात कर लें तो कंटिन्यूएशन में ये हमको करना होगा कि हर एक पॉइंट पे हर एक सप्लाई चेन मेंबर से कम्युनिकेट करते रहना होगा, कोलैबोरेट करते रहना होगा। ठीक है, ताकि किसी भी पॉइंट पे इंफॉर्मेशन लैक ना हो, है ना, किसी भी तरह से कम्युनिकेशन लैक ना हो। विजिबिलिटी एंड कंट्रोल, हर पॉइंट पे हर मोमेंट पे हमें विजिबिलिटी अपने लिए भी रखनी होगी और दूसरों के लिए भी, यानी कि चाहे कस्टमर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोशिश ये करनी होगी कि उसको ऑर्डर डिलीवर होने तक, यहाँ से जो डिस्पैच हुआ है और उस तक जो डिलीवर होगा प्रोडक्ट, उसके बीच का जो टाइम है उस समय वो एटलीस्ट वो ट्रैक कर पाए कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ है। ठीक है, एक अभी लोकल एग्जांपल आपको बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं शॉप पे गया और वहाँ बातचीत हुई तो हाँ, मेडिकल स्टोर की बात कर रहा था मैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि प्रोडक्ट उनको डिलीवर होना था, तो इन्होंने जो होलसेलर है, जो जो रिटेलर था, उसने होलसेलर से बात किया जो कि हजरतगंज में, सॉरी नॉट हजरतगंज, लाटूस रोड पे है मेडिसिन मार्केट। सो वहां से होलसेलर से उसने मंगवाया था सामान। अब वो क्या बोल रहा है वहां से, जो होलसेलर है, कि यहाँ से ऑटो से निकल चुका है प्रोडक्ट हमारा। ठीक है, और 1-2 बजे के आसपास निकला है, आपके पास पहुंच जाएगा शाम तक। ठीक है, अब जो रिटेलर है वो तो वेट कर रहा है कि ऑटो से निकला है। अब शाम को 6 बजे इत्तेफाक से मैं वहां गया था मेडिसिन लेने, तो वहां पर वो आया और अब क्योंकि ट्रैकिंग सिस्टम वहां नहीं था अवेलेबल उसके पास, ना उन्होंने प्रोवाइड कराया ना उन्होंने ध्यान दिया। तो वहां पर एक पर्सन आया और अपना वो जो मेडिसिन वो प्रोवाइड करने आया था, वो एक अपना बाइक से आया था। तो अब जो रिटेलर है वो क्या कह रहा है कि देखो कितना झूठ बोलते हैं, उन्होंने कहा कि वो ऑटो से डिलीवर हो रहा है और बॉक्स से कई जगह डिलीवर होके तब आपके पास पहुंचेंगे, और यहाँ आप उस बाइक से हमको डिलीवर करने आए हो। तो जो जो डिलीवरी पर्सन था, जो डिलीवर करा था मेडिसिन, उसने खुद ही कहा कि अरे ये सब ऐसे ही बोलते हैं और बोलेंगे ऑटो से आ रहे हैं, जबकि हम लेकर के आए हैं वहां से। अब ये क्या है, ये फेथ थोड़ा सा ब्रेक हुआ, बट फिर भी यहाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, जो कि हर एक चैनल पे, हर एक पॉइंट पे, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये है आज का जो पॉइंट है। अब हम लोग आगे आते हैं। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा, जो प्रॉब्लम आप लाइव प्रॉब्लम्स फेस करते हो, ठीक है, जो रियल लाइफ में आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति बताना चाहे, कुछ 2-4 लोग जो भी, ठीक, कोई प्रॉब्लम आपने फेस की हो या फेस कर रहे हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मिलके उस प्रॉब्लम को, अगर पॉसिबल हो तो हम उसको हेल्प करना चाहेंगे कि अगर हम बता पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप प्लीज। पार्टिसिपेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें या कोई सजेशन हो या कोई प्रॉब्लम आपने फेस की हो, सपोज करिए, ठीक है ना, सपोज करिए आपने कोई प्रॉब्लम फेस की हो, प्रेजेंट टाइम में आप बिजनेस कर रहे हैं और उसको किस तरह से आपने हैंडल किया था, अगर आप सॉल्व कर चुके हैं प्रॉब्लम वो, तो किस तरह से सॉल्व किया था। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर आप थोड़ा सा बताएंगे तो हो सकता है हमारी नॉलेज में भी कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल आए जो आप मुझे बताएंगे, तो मेरी नॉलेज भी एनहेंस होगी, मैं भी आपसे सीखूंगा कुछ नई चीज। ऐसा हो सकता है पॉसिबल। दूसरा ये कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं दूसरे, उनको भी हो सकता है कोई ना कोई ऐसी बात समझ में आए सुनने में आपसे, जो कि उनके बिजनेस में हेल्प करे। सर मैं एक चीज पूछना चाह रही थी। जी मैम, बताएं प्लीज। आपने मेरा लो हाँ हाँ ठीक है बोलो।
तो ये चीज पूछना चाह रही थी कि जैसे हम लोग एक कस्टमर जब क्लाइंट को हैंडल करते हैं तो होता क्या है कि जब पर्सन आता है, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, तो मेरे पास जैसे आए क्लाइंट समझेंगे, सब कुछ बोलेंगे, तो पहले तो जब फर्स्ट माइंड फ्रेम से आते हैं तब तो सोचते हैं कि हमें बहुत ही एकदम यूनिक अपने घर का डिजाइन बनाना है, सब कुछ होना है। जब 2-3 मीटिंग के बाद एस्टिमेट होता है, बजट होता है, सब कुछ होता है, देन उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं, बताते हैं। तो फिर उस बिल्कुल। चीज में बड़ा ही मतलब ऑलरेडी हम 1.5-2 महीने उस चीज पे स्पेंड कर चुके हैं टाइम। देन फिर वो हम्म सोचने के चक्कर में फिर वो चले जाते हैं, 3-4 महीने अदर जगह भी जाते होंगे कंपैरिजन करने के लिए। तो इस हाँ चीज को हम फिर कैसे करें? फिर बाद में अगर वो आते हैं, थोड़ा सा आप प्राइस कम कर लीजिए, ये कर लीजिए, मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि मतलब उन यही रीजन ही होता ही है उनका कि भाई आपकी फीस ज्यादा है, चार्जेस ज्यादा है। तो हम्म इस से कैसे रिकवर करें? तो ये चीज देखिए, आपको क्वेश्चन बिल्कुल बड़ा। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका। मैं आपका गुड नेम जान सकते हैं? आंचल शर्मा। अच्छा, ओके मैम। देखिए, आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और ये जेन्युइन क्वेश्चन है। ठीक, अब मेरा जो सजेशन है इसमें ये है कि देखिए, जब भी कोई कस्टमर आपके पास आए, अब क्योंकि कस्टमर है और इंटीरियर डिजाइनर आप हैं, तो उम्मीद है कि लगभग लगभग हर एक कस्टमर कस्टमाइज्ड सर्विस चाह रहा होगा मेरे ख्याल से। कि आप, ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई इंटीरियर डिजाइनर का जो आपके पास ब्रोशर अवेलेबल हो और उसमें आपने पहले से कुछ चीजें डिजाइन करके रखी हो और वो आप उनको शो कर सकते हो, और उसमें प्राइस भी कोट हो कि भाई अगर ये करेंगे आप तो इसमें ये है, ये कोट करेंगे तो ये है। ठीक, तो वो तो आपका रहेगा ही होंगे बेसिकली। बट मेरा एक सजेशन यहाँ पर ये है कि जैसे कोई कस्टमर आया, तो पॉसिबल है कि आप उसको एक ब्रोशर के थ्रू आप एक दिखा तो दें ही उसको कि भाई इस तरह से ये होगा। दूसरा, उन्हें ये बताइए कि भाई अगर आप कस्टमाइज कराएंगे थोड़ा सा कॉस्ट चेंज हो सकती है, वेरी होगी। ठीक, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा बजट हमें बताइए अगर पॉसिबल है। अगर वो कुछ ऐसा बता सकता है कि भाई हम लगभग इतना पैसा खर्च कर सकते हैं इंटीरियर पे, है ना, तो एक उसके लिए हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई ये लगभग लगभग इस बजट में, इस रेंज। तो मेरे ख्याल से शायद उस समय आपको जज करना और उसके अकॉर्डिंग बता पाना थोड़ा इजी हो सकता है। अगर आप उससे खुद ही पूछें कि भाई आपका एक अप्रोक्सीमेट बजट क्या है, एग्जैक्टली तो वो नहीं बता पाएगा ना, हम जज कर पाएंगे। लेकिन एक अप्रोक्सीमेट आइडिया कि सर आप अपने अकॉर्डिंग आप लगभग कितना खर्च करना चाह रहे हैं इंटीरियर पे, कुछ एक आइडिया देंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे क्या है कि हम तो आपको बेस्ट से बेस्ट इंटीरियर आपको डिजाइन करके देंगे, लेकिन हो सकता है आपका बजट के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। तो हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा बजट का होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद ये पॉइंट हेल्प करे, मे बी एक बार ट्राई कीजिए ये चीज। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो कोई और भी? हेलो। विजय जी, विजय सर। जी, जी सर। हाँ, मैं उसी योगी आंचल जी से काफी दिन से बात भी हो रही है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, और मैं शायद आपका एक इसी डिस्कशन को आगे लेकर के, बिल्कुल बिल्कुल। कि मुझे लगता है कि जब चीजें कस्टमाइज सॉल्यूशंस हम ऑप्ट करते हैं, तो हाँ हाँ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है जो आप बता रहे हैं कि जो फंड का या फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्योंकि हर जी बार कस्टमर को लगता है कि वो हाँ जो भी पे कर रहा है वो ज्यादा पे कर रहा है, उसको हाँ, चीजें। उसे यही लगता है, उसे यही लगता हाँ, है, सही बात है। मुझे जो जो मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस है, जैसे कि जो और बिजनेसेस के साथ में भी, वहां पर हाँ हमें कस्टमर को हेल्प करना होता है डिसीजन लेने के लिए, जी, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर उनको ऐसे टूल्स देने होते हैं। तो मैं बहुत स्ट्रांगली एग्री करूंगा जो आपने बताया कि हमें कुछ कस्टमाइज मॉडल ऑलरेडी दे देने चाहिए, जिससे हाँ कि मुझे मान लिया कि 2 लाख का बजट है, तो उसमें से ये डिजाइन आपको मिल सकते हैं। 1 लाख का है तो ये मिल सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल पर जब कभी भी जो भी, इवन आंचल जी के अलावा भी जो कोई भी बिल्कुल कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, वहां पर उनके पास कुछ ऐसे ऑलरेडी मॉड्यूल मार्केट में वो लेके चले, जस्ट लाइक अ ब्रोशर बिल्कुल। विद द कॉस्ट एस्टिमेशन के साथ में। हाँ तो बिल्कुल। इट तो, इज वेरी, तो मतलब बहुत सटीक आंसर देना बहुत मुश्किल होता है हमेशा इस तरह का चीजों में, जहां पर बिल्कुल। बिल्कुल सी होता है। ऑप्शन तो ऑप्शन तो बहुत सारे रहेंगे, है ना। हाँ। और आप ये भी कर सकते हैं कि भाई जैसे
एक ये कर सकते हैं कि भाई हमने एक ब्रोशर रेडी कर लिया, ये कर लिया, ठीक। साथ ही साथ ये भी है कि आप अपना जो इंटीरियर डिजाइनर का जो आप जैसे क्वालिटी की बात कर लें, भाई आप जैसे नॉर्मली आप किसी शॉप पे जाते हैं तो कई बार ये होता है शॉपकीपर से हम कहते हैं भैया ये बहुत कॉस्टली लग रहा है प्रोडक्ट में, है ना। तो वो क्या कहता है, वो प्राइस कम करने के लिए नहीं कहता है, वो कहता है सर देखिए हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है दूसरों से, तो प्राइस भले ही ज्यादा है हमारा लेकिन क्वालिटी ऐसी है कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो एनी हाउ उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई आप जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस्ट है ना। क्या तो ये एक पॉइंट हो सकता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हेल्प किया नहीं, इसमें। मैं बस क्योंकि एक विजन के साथ में वैलिडेट, क्योंकि मैं आतिल जी के कई पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं, हम लोग एक मॉडल बना चुके हैं उनके लिए लगभग लगभग बिल्कुल ऑटो बिल्कुल कैड पे दैट टाइम पे, कि वो चीज़ जरूरी है कि उसका क्वेश्चन फाइंड करने की कोशिश की जा रही है। और बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। एक तरह का क्या होता है, यक्ष प्रश्न बन के खड़ा है वो चीज़, कि सही बात है। B2C में फुल प्रूफ सोल्यूशन देना सही बात है। चलिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, फिर भी हम लोग डेटा एनालिसिस के दम पे एक मेजोरिटी को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल सर। इंडिया की बात करते हैं, वहां पर हम लोग अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादा हम्म। ये कॉस्ट की प्रॉब्लम आती है। और सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम हाँ आती सर, है। और ये प्रॉब्लम शायद एक सेशन में हम लोग थे तो वहाँ ये बात हो भी रही थी कि जब कोई हाँ ऑडी खरीदने जाता है तो माइलेज नहीं पूछता है उसका। सही बात है। भाई वो क्वालिटी है तो तो। हाँ, तो जो ज्यादातर प्रॉब्लम आ रहा है वो एक्चुअल में डिजाइन का कम होता है। वो हाँ डिजाइन के अकॉर्डिंग बजट का होता है, कि डिजाइन बहुत अपर सही क्लास का बात। समझ में आ रहा है और मगर वो कॉस्ट वाली चीज है। कॉस्ट तो ज्यादा है। वो सेगमेंटेशन के करना ऑलरेडी एक बड़े प्रॉब्लम है। हाँ, देवेश कुछ पूछना चाह रहे हैं सर आपसे, जी प्लीज। या देवेश जी, यू कैन Uh, आस्क नाउ। yeah, okay. Thank you, Alok sir, and thank you, Vijay sir, for the opportunity. यस। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी रिसेंट आंचल जी का क्वेश्चन देखा, तो समझ में आता है कि इंडिया एक बेसिक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है। यहाँ पर अगर आप प्राइस की बात करते हैं तो ऑप्शन के लिए कई सारे ऑप्शन को चेक करना स्टार्ट कर देता है। सो वो केस बिल्कुल में अगर बात करते हैं, मेरा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल सर्विसेज हैं जिसमें हम सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू प्लान को सेल कर रहे हैं। सो उस केस में रहता है कि अगर हम उसको सेल अप करना है या फिर उसका बिल्डअप या फिर सप्लाई चेन को मैनेज करना रहता है, कि ऑब्वियसली बात करते हैं कि आजकल के टाइम पे सब्सक्रिप्शन लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो हॉटस्टार का हो या जियो हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इवन यूट्यूब बिल्कुल प्रीमियम हो गया। तो अभी इंडिया धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन पे आ रहा है, जो रिकरिंग पेमेंट हो रहा है। सो वो केस में हमारा भी टिफिन सर्विस मॉडल है, जो बेसिकली अगर आप जानते हैं कि महीने का टिफिन होता है एंड आपको उसको महीने महीने पे करना होता है। सो बिल्कुल उसी बिल्कुल। तरीके से हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन प्लान बिल्ड किए हुए हैं कि 7 दिन का टिफिन हो गया, 14 दिन का हो गया। मीन्स वहाँ पर ऑप्शन भी दे दिया है कि अगर आपको पूरा पूरा महीने का नहीं चाहिए तो आप आधे महीने का ले सकते हो, हफ्ते भर का ले सकते हो। सो वो केस में हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं और कैसे इसको इन्हांस कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें और कस्टमर को ऑनबोर्ड कर सकें। देखिए सर, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा भी है। और ये चीज देखिए, इंडिया क्योंकि भाई डिजिटलाइजेशन जैसे जब ये मोदी गवर्नमेंट है उसका थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ा है। और खास तौर से जब ये कोविड का टाइम आया था, है ना, तब से थोड़ा सा इस पे ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, इस पे फेथ थोड़ा बढ़ा है। वरना आप ऐसे समझिए कि जैसे यूपीआई पेमेंट की बात कर लें हम, ऑनलाइन पेमेंट की, तो जो सबसे पहला जो पेमेंट ऐप आया था वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद भी काफी स्ट्रगल रहा, लेकिन जब से ये कोविड हुआ तब से थोड़ा सा ये ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। अब मूवीज का ले लें या वेब सीरीज का ले लें, सब ओटीटी पे आ गया है, तो बिल्कुल सही है कि लोग इस पे आ रहे हैं, फेथ उनका बढ़ गया है, ट्रस्ट बढ़ गया है कि ऑनलाइन परचेजिंग भी बढ़ गई है, सारी चीजें। अब जैसे बात कर रहे हैं कि भाई हम इसको और कैसे एनहेंस करें, है ना। तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि हमने मंथली सब्सक्रिप्शन दिया, ठीक है, मंथली को आपने 15 डेज का कर लिया, ठीक। तो ये भी पॉसिबल है, जैसे एक टाइम पे मोबाइल का रिचार्ज आता था, आपको याद होगा बहुत पहले की बात है जब जी स्मार्टफोन उतना ज्यादा नहीं थे जी। उसमें। तो पर डे एसएमएस का आता था, आपको याद करिए कि यस। मतलब यस। रिचार्ज कराइए, पर डे का एसएमएस आप इतने लीजिए, ठीक। यस। यस। तो अभी जब आप इसको 15 डेज पे कर रहे हैं, तो इसको क्या हम वीकली कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अभी भी लोग ये सोचते हैं अच्छा यार 1 मंथ का पैसा इतना ज्यादा जा रहा है,
उन्हें लगता वही है, हालांकि कॉस्ट लगभग लगभग उतनी पड़ती है कि कम दिन का कराया तो पैसा उनको लगता है यार कम गया। तो हम्म। माइंडसेट कहीं ना कहीं उन लोगों का जो कम पैसा पे करना चाह रहे हैं, हम उन तक भी रीच कर सकते हैं इस तरह से कि हम उसको थोड़ा और अगर मिनिमाइज क्या कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, क्या डेली वाले में भी ला सकते हैं। ठीक है, ओके। तो एक वो ऑप्शन भी आप देख सकते हैं मेरे विचार से। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने वीकली सब्सक्रिप्शन इन ऑलरेडी हमारे पास है जिस पे हम काम ओके कर रहे ओके, हैं। बट तब तो जैसे सही है। आपने बताया कि डेली एसएमएस, मुझे भी थोड़ा सा साइकोलॉजी समझ में आता है इंडियन कस्टमर का। अगर कहीं पर हाँ वो लिखा हुआ है 3499, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अगर वो लिखा हुआ है 4000, तो वो 4000 को बड़ा समझेगा, और 349 मतलब 3999 को वो कम समझता है। कम समझेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं बेसिकली करना कहना यही चाह रहा हूँ कि हमें कस्टमर की साइकोलॉजी को थोड़ा सा और डीपली मतलब सोचना पड़ेगा कि मार्केट जो है बेसिकली, मार्केट में लोग किस किस माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं। तो हम जो जिनके पास पैसा है और जो थोड़ा सा फ्री हैं, उनको वो तो वो वाला सब्सक्रिप्शन लेते ही हैं, वो थोड़ा बड़े माइंड के लोग हैं, थोड़ा सा वैसा सोचते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, हम उन तक हो सकता है अभी तक ना पहुंचे हों, जो सोचते हैं यार कम पैसा खर्च करें, ज्यादा क्यों खर्च करें। तो उनका माइंडसेट समझते हुए हम ये कर सकते हाँ, हैं। देवेश सर, विजय सर, इट्स लिटरली वेरी नाइस इनपुट। और एक दो एग्जांपल में दिमाग में आ रहे हैं डिस्कशन के बाद में, और जी बहुत ही, क्योंकि इन समस्या, क्योंकि आज जो बोल रहे हैं कि एक ह्यूमन बिहेवियर, हालांकि एससीएम की क्लास चल रही है, बट द जी टॉपिक जी, इज नाउ कन्वर्टेड टू द एडवांस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो बिल्कुल तो सर। यार, हाँ देवेश जी, तो देवेश जी, तीन मुझे अभी एग्जांपल याद आए, और बहुत ही रिलेवेंट है, और आज के टाइम पे बहुत बड़ा बिजनेस बना रहे हैं। तो फर्स्ट वन, जिसको हम बोलते हैं इंसेंटिव। यस्टरडे आई विजिटेड द लुलु मॉल, बिकॉज मैं लखनऊ रह रहा हूँ। तो हाँ मुझे हाँ। उसने क्या किया सर, एक 10 रुपए का कार्ड दिया और 500 रुपए का शॉपिंग का कार्ड ऑफर किया। जी। बिल्कुल। तो देवेश, फर्स्ट इज द इंसेंटिव। और ठीक है। सेकंड, जब आप वो करते हो ना, तो पॉइंट्स कलेक्ट करने वाली कहानी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाँ। कि 100%, बस 50% सक्सेस होती है। जैसे मैंने 100 रुपए का शॉपिंग किया और 2 पॉइंट मिला, ऐसे करते करते मिला। उसके बाद में मैंने डे बिफोर यस्टरडे मैंने 120 रुपीज का पॉइंट रिम्बर्स किया, मतलब वन हम्म, फिफ्टी रुपीज के अराउंड रिम्बर्स किया। तो अब ये दिमाग में क्या आया कि वो पॉइंट है, वो रिम्बर्स करने हैं, इसलिए मुझे रिकरिंग ऑर्डर देना था। दो। सही बात है। अब तीसरा बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे सब लोग आप चेक करिएगा, पता लगेगा। एस्ट्रोटॉक। हाँ सही बात अगर है। एस्ट्रोटॉक का आप पेमेंट मॉड्यूल समझेंगे, तो देवेश, यू विल लिटरली गेट इंस्पायर फॉर दिस, कि हमें ये करना चाहिए। वो करता क्या है, वो कहता है फर्स्ट चैट आपकी फ्री। यस। हाँ तो वो मैंने क्या किया, सिर्फ उसको समझने के लिए मैंने उसको शुरू किया। अब ये रियल टाइम एग्जांपल जो मैं शुरू करता हूँ, एग्जांपल मैं वही दूंगा। तो उसमें क्या हुआ कि उसने क्या किया सर, हमको 2 मिनट उलझाया अपनी बातों पे, कि ये डीओबी दो, ये दो, वो दो करके। फिर उसके बाद जब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आया, वहां उसने रोका हमको एआई चैट पे, और हमसे 100 रुपए का पेमेंट कराया। फिर क्या हुआ, जब 100 का पेमेंट आया, तो जब वो क्या हुआ कि 60 30 40 बचा, तो उसने बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको टॉपअप करना पड़ेगा। अब जो टॉपअप होगा, वो सर 30 40 का नहीं होगा। वो टॉपअप आपका एक, मतलब एक टिकट साइज था मिनिमम। आई एम, इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इट इज यस लाइक सर। 50 और 100 रुपीज। देवेश, एक्चुअली देवेश, यू शुड एक्सप्लोर दिस। ये सर मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है, क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं वो आपका 60 रुपए ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, एंड एग्जैक्टली। उसके बाद वो आपको लगता है कि मुझे 60 रुपए खर्च करने के लिए थोड़ा सा रिचार्ज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो मेरा वही मतलब तो। समझ के, मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं हमने आपको। तो 3 एग्जाम्पल वो हैं जहां पर मेरा 60 रुपए निकालने के लिए हम 100 रुपए खर्च करता है, ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है। सही ठीक बात है। है। अगर मैं देखूंगा तो मेरा भी अभी भी 60 रुपए का, भाई 40 रुपीज फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसा आता है, यहाँ पे ट्रिगर मूवमेंट होता है मेरा, कि यार थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड, और बहुत ऐड आ रहे हैं किसी, तो लगता है कि जाके ट्रक चेक करते हैं, फ्री बैठते हैं, जो 20 रुपए में 10 मिनट हम करते हैं। यही तो सेम मेरा चीज मोटिव था कि रिलायंस दो ट्रेंड चीजें देवे। करता आ रहा था काफी टाइम से, कि आप 1500 की शॉपिंग करते हो, आपको 500 का कूपन देते हैं, कि आप जब हम्म। नेक्स्ट टाइम आके 1500 की शॉपिंग करोगे तो आपका 500 डिस्काउंट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल यही। मतलब मैंने कहा कि तीनों फुल प्रूफ नहीं, इन तीनों का मिक्स मैच। लेकिन मुझे जो कल सबसे शॉकिंग, जो हमको कल एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे भी स्टडी करना है। उसने हमसे कोई बार नहीं लगाया, उसने 10 रुपए लिया, जिसकी आई थिंक जो एटीएम जैसा कार्ड मिला है लुलु मॉल से, जी। और उस पर 500 रुपये लिखा हुआ है। मुझे लगता है हम्म, कार्ड की वैल्यू भी 25 रुपए से ऊपर है, जो बनाने की कॉस्ट है, चिप की कॉस्ट है। हालांकि मैं रिकरिंग कस्टमर हूं, लेकिन फिर भी 10 रुपए के बिल, देखिए कोई बार नहीं है, फूडिंग से लेकर के क्लोथिंग कुछ भी करिए,
₹500 का वन टाइम यूज का दिया गया है। तो दैट टाइम देवेश वी कैन डेवलप अ सच टाइप ऑफ मॉड्यूल वेयर ठीक। वी कैन गिव अस सम पॉइंट्स कि आप नेक्स्ट टाइम जब आप सब्सक्रिप्शन मॉडल को रिक्रीज करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट या फिर आपको ये कूपन अवेल हो जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। वी कैन वर्कआउट ऑन, और जब बैठेंगे हम लोग देवेश अभी नेक्स्ट बूट कैंप पे, तो वी विल ट्राई कि कुछ फाइंड करते हैं आपके लिए स्पेसिफिक भी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक तो यू कुछ फॉर और दिस। क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, एल्स वी शुड क्लोज द सेशन नाउ। हाँ जी, अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लाइए भाई, हम लोग बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जब हाँ कोई डिस्कशन ऐसे एग्जैक्टली करता exactly। है। जैसे हाँ जैसे कि देवेश, मैंने कहा मुझे याद है कि किसी ने एक टाइम भी मुझसे बोला है तो मुझे याद रहता है कि ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है, तो हम लिटरली कोशिश करते रहते हैं उसके बाद सोचने का कि कुछ निकाला जाए, लोगों से बात होती रहती है। और देवेश के बिल्कुल बारे में और आंचल जी के बारे में बहुत बात हुई है, कई एक्सपर्ट से भी हमारी, कि कुछ सही बात एक ऐसा मॉडल निकाला जाए। और कौशलन जी हैं, उन्होंने अपने मॉडल भेजा भी है अपने कंपनी के बारे में। तो कौशलन जी, वी आर वर्किंग ऑन दैट, स्टिल वर्किंग ऑन दैट। तो जब हम लोग मिलेंगे तो मे बी उस पर भी हम काफी आपको इनपुट दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सर। तो ब्रिजेश सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन, सो टू मच ओके। इंटरेक्टिव सेशन। आज पूरे टाइम मैं था सेशन में। और बहुत बहुत ऑनेस्टली धन्यवाद सर। जिसके बाद मैं इनपुट दे पाया, तो ये अच्छा, बहुत अच्छा सेशन था। आई थिंक इसी टेम्पो को और इसी तरीके से हमें सेशन आगे लेके चल रहे हैं वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, हाँ, ओके। वेलकम वेलकम थैंक कौशलन जी। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, तो थैंक यू नेक्स्ट सर। सेशन विल रिज्यूम ऑन मंडे। कल शायद ओके। वो नमाज का शायद वो आखिरी है, तो हम लोग उनको रिगार्ड करते हुए कल का हम लोगों ने ब्रेक लिया हुआ है। कुछ इंटरनल चल, रीजंस की वजह से भी लिया, ऑफिस तो नहीं लेकिन क्लास का हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है। तो वी नहीं विल नहीं, रिज्यूम ठीक ऑन ठीक। मंडे। थैंक यू एवरीवन टू ज्वाइन अस टुडे। ओके, ओके थैंक विजय यू सर, सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू थैंक यू। सर। ओके बाय। थैंक्स टू ऑल।